हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब शुरू करेंगे बीपीएससी का जो एक वैकेंसी आया है एडीईओ का, जो कि शिक्षा अधिकारी का पोस्ट है। इसमें आप सबको मिलेगा। तो इसके लिए हम आप सबको लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप सब देख सकते हैं जो आप सबका पाठ्यक्रम है। इसमें कुल आप सबका जो जीके का पार्ट आएगा 100 क्वेश्चन आएगा, और जिसमें टाइम कितना होगा 2 घंटा। मतलब आप सबके लिए बहुत पर्याप्त टाइम है, तो टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य अध्ययन की हम बात कर रहे हैं, केवल इसमें आप सबको सामान्य अध्ययन का ही करेंगे। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर अपना सिलेबस भी देख सकते हैं। और कुल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, और समान अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इसमें शामिल किया गया, इसके बारे में आप सब देख सकते हैं। ये आप सबका पहला वीडियो, पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आप सबको बता दें। समान विज्ञान इसमें कवर होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं भी होगा, मतलब करंट अफेयर भी इसमें आपका तैयार होगा। और भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। ठीक है, देखिए नदियाँ का जिक्र हुआ है। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या है। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन INEM। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि ये आयोग बीपीएससी ही आप सबका पेपर लेगा, तो जो टीआरई वाले स्टूडेंट हैं आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि समान अध्ययन जो आप सबका 40 नंबर का आता है, ठीक है, यहाँ से आप सबको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप सब भी देखिए, और ऐसा नहीं कि दोनों अलग है, क्योंकि आयोग एक ही है। जीके जीएस का कोई वो नहीं होता। आप सब देखते होंगे, आप सबका भी तो सिलेबस है, INM यहाँ भी दिया है, सब जीके जीएस से ही है। तो कुल मिला के आप सब दोनों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टीआरई वाले होंगे, एडी वाले भी होंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत यहाँ बेनिफिट होगा। इनमें से बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो ये आयोग का जो सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पर सब क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो यदि आप नए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। और प्रत्येक दिन इसमें 25 प्रैक्टिस सेट तो अभी है, फिर आगे भी इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम अभी टाइम थोड़ा है, 1-2 महीने का। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों, ये आप सब देख रहे हैं कि ये आप सबका पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और क्वेश्चन को अब देखेंगे जूम करके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कुम्हार, ठीक है, स्थल संबंधित है प्राचीन। मतलब कह रहा है कि जो कुम्हार स्थल है ना, किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप जानते हैं कुम्हार जो स्थल है किससे संबंधित है, पाटलिपुत्रा से। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं? ऑप्शन ए। आप सब जो ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल आप सबका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं कुमार के बारे में। ठीक है, कुमार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित एक स्थल है, और यहाँ की खुदाई कब हुआ था? मौर्य काल के भग्नावशेष से प्राप्त हुआ। तो आप कह सकते हैं ये जो स्थल है मौर्य काल से संबंधित ये स्थल है। ठीक है, और यहाँ जो खुदाई हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, कब इसका खुदाई हुआ है? 1913 में। ठीक है, तो अगर आप सबसे पूछे कि इसकी खुदाई कब से हुआ है, कब हुआ था? 1913 में शुरू हुआ था। और अगर इसका लोकेशन की बात करें तो आप कहेंगे पटना जो स्टेशन है, मान लेते हैं पटना स्टेशन है, पटना स्टेशन से 5 किलोमीटर, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 5 किलोमीटर पूरब की ओर ये लोकेशन पड़ता है। ठीक है, तो पटना स्टेशन से 5 किलोमीटर जब पूर्व जाएंगे तो ये स्थान आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फुल डिस्कस होगा, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें, आप सबका यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहे कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, मतलब जो वित्तीय वर्ष है वो
कब से कब तक माना जाता है, ये आप सबसे आप क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। देखिए जोड़ा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी ने पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आप सबको अगर बताएं तो जो शिक्षा का अधिकार है ना, 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, कब, 2002 में। ये अधिनियम की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन कब आया गया था, 2002 में। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था इस संविधान संशोधन द्वारा। फिर क्या हुआ कि संविधान में अनुच्छेद, एक बात करें 21 के का आप सभी पढ़े होंगे, के अंतःस्थापित ये व्यवस्था किया गया, मतलब इसी के अंदर इसको क्या क्या दिया गया, स्थापित कर दिया गया। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप सबको समझ में आया होगा। और आपको बता दें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये अधिनियम कब आया था, 2009 में आया था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब आया, 2009 में। ठीक है, और संसद ने इसको 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान कर दिया। मंजूरी संसद ने कब प्रदान किया, 4 अगस्त 2009। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, फिर इसको लागू कब किया, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए 4 क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो आप बताएंगे 352 के तहत। ठीक है, अच्छा एक कब होगा, कब एक कंडीशन क्रिएट होगा, तो आप बताएंगे पहला 2-3 केस है, जैसे जब युद्ध का समय चल रहा हो। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं जब बाह्य आक्रमण हो। तीसरा आप कह सकते हैं जब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, तीनों केस याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति आपात की घोषणा है ना, वो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति आपात की घोषणा कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित, जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगा ना, तब राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और आप सबको बता दें कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा किसी भी भाग में की जा सकती है। ठीक है, ये कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 352 के अधीन, मतलब पूरे भारत में भी किया जा सकता है। मान लेते पूरे भारत में, जरूरी नहीं तो किसी अकेले भूभाग पर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक आर्टिकल आप सबको याद होना चाहिए, 352। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हुए है, मतलब जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सप्तऋषि बोला जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और आप सबको बता दें कि जो इसकी किरणें हैं ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री पर, इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर, मान लेते हैं ये आपका पृथ्वी है, ए नॉर्थ पोल होगा, ए साउथ पोल पर, तो उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है, तो उत्तरी ध्रुव पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ये तो आप सब खुद कर लेंगे, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बाद कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद है बिहार का पड़ोसी राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है,
जो कि बिहार के किस डायरेक्शन में पड़ेगा, पश्चिम साइड में पड़ेगा। ठीक है, तो 6 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा ए बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए क्वेश्चन कई बार बीपीएससी ने इसे पूछा है। ठीक है, तो भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है इस पुस्तक के लेखक कौन है, V.A. स्मिथ महोदय। तो इसका आंसर आप सब क्या बताएंगे, डी बताएंगे। ठीक है, और जो स्मिथ महोदय थे ये साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित एक इतिहासकार थे। ठीक है, और 1904 में प्रकाशित उनकी ये पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये पहला पुस्तक माना जाता है जो प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास के रूप में वर्णन भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। ये आप सब क्वेश्चन आप सबको मिलेगा तो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो टीआरई वाले भी ये सब आप जरूर देखें और एडीयू वाले तो देखेंगे ही। ठीक है, तो बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग, देखिए जो बिहार माना जाता है ना कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है। यहाँ की लगभग हम बात करें लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी हुई है। देखिए कितनी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ के लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बिहार में ये देखा गया है कि खाद्य उद्योग कृषि से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है खाद्य प्रसंस्करण में आगे तो रहेगा। दुग्ध में, निर्माण मतलब विनिर्माण में कह सकते हैं, चीनी उद्योग में, ये सब में जो बिहार को देखा गया है तेजी से विकास कर रहा है। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो इसीलिए आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आप सब जरूर समझें। तो जो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किए थे मोहम्मद यूनुस किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है देखिए, क्वेश्चन बहुत ये घुमा के क्वेश्चन बहुत डीप में ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है कि जो 1900, सबसे पहले हम बात करें 1935 के भारत परिषद जो अधिनियम था, ये तो सब लोग पढ़े होंगे, 1935 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत देश भर में जनवरी 1937 की बात करें, इसी के अंतर्गत हो रहा, जनवरी 1937 में चुनाव कराए गए थे। ठीक है, और बिहार में कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बहुमत किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था। कुल अगर हम लोकेशन की बात करें 152 स्थानों में से कांग्रेस ने 107 सीट पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, जिनमें से ध्यान देना 152 कुल लोकेशन था, स्थान था, 100 स्थान में से कांग्रेस ने कितने सीट पर चुनाव लड़ा, 107 में से कांग्रेस को कितना सीट मिला, 98 सीट मिला, इसको विजयी मिला। ठीक है, कांग्रेस को। फिर क्या हुआ आगे चल के, 24 मार्च 1937 को उस समय बिहार के राज्यपाल थे एम.जी. हैलेट। राज्यपाल का नाम याद कर लीजिए, एम.जी. हैलेट थे। फिर जायज़ बात है इनको जीत मिला, तो राज्यपाल का काम क्या है, राज्यपाल का काम जो है वो अपना करेंगे। फिर राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधेयक दल के श्रेष्ठ नेता थे श्री कृष्ण सिंह को, इनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, तो इनको निमंत्रण किया, लेकिन फिर क्या हुआ, जो श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने का निमंत्रण मतलब इनकार कर दिया। ठीक है, फिर जब इन्होंने इनकार कर दिया तो दूसरे जो दल थे, फिर राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम
पार्टी के नेता कौन थे? मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का नियंत्रण दिया। देखिए सबसे पहले निमंत्रण इनको मिला था क्योंकि कांग्रेस से जुड़े थे। जब इन्हें इनकार कर दिए तो दूसरे पार्टी से मतलब निमंत्रण दे दे, क्योंकि ये बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता थे। इनको जब निमंत्रण मिला इन्होंने निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस जो थे बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, याद कर लेना, ठीक है। और 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या होगा, पहला होगा ही, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या हुआ अच्छा, इसके सदस्य के बारे में भी पूछ सकते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल की बात आती है ना। फिर इनके सदस्य कौन कौन थे? जैसे बहाव अली थे, कुमार अजीत प्रसाद सिंह थे, गुरु सहाय लाल थे। इसके सदस्य पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी ने डी में क्वेश्चन पूछा है। कांग्रेस ने फिर आगे चल के क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है पहले ही कांग्रेस ने इसको मना कर दिया, फिर कांग्रेस ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसी बीच वायसराय के आश्वासन दिया, जो वायसराय था उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब जो भी वैधानिक कार्य है उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 7 जुलाई 1937 में भी क्या हुआ आगे चलकर कि कांग्रेस को कार्यकारिणी सरकार के गठन का फैसला लिया, कांग्रेस ने खुद। फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मतलब सबसे पहले यही किए थे, उसके बाद में ये किया था, लेकिन सबसे पहले की बात करें तो यही, यहाँ क्योंकि लिखा प्रथम, भले अगर ये पहले श्री कृष्ण एक्सेप्ट कर लिए होते तो इन्हीं का सरकार बनता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी बहुत बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, कह रहा कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो पटना जो लॉन है ना, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में कब किया गया था? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो 10 का आंसर क्या बनेगा? डी, ठीक है। आप सबको बता दें कि बापूजी मतलब गांधी जी ने जनवरी 1918 की बात है, जनवरी 1918 में पटना लॉन में एक जनसभा बुलाई थी, ठीक है। यहाँ जनसभा आयोजित हुआ था, तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, गांधी मैदान पड़ गया, क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर बुलाया गया था, ठीक है। और वर्तमान में जो पटना है, वर्तमान में पटना, इसकी स्थापना कब हुआ था? 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के समय में हुआ था, और उस समय इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है। और जो कि गंगा हो गया, सोन हो गया, जो कि आपको नदी का भी जिक्र है, गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन, इन नदियों के किनारे एक बसा एक प्राचीनतम शहर है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, पटना का विभिन्न नाम आप सबसे पूछा जाता है कि पटना का क्या क्या नाम है, ठीक है। तो पटना को क्या नाम से पुकारते हैं? कुसुमपुर और पुष्पपुर, अजीमाबाद, इन सब नामों से किसको जाना जाता है? पटना को जाना जाता है, ठीक है। और पटना में बहुत सारे दार्शनिक स्थान भी है, ठीक है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। आगे क्या क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कह रहा कि बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, ठीक है, को सोते हुए पकड़ा गया था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो आपको बता दे 3 मार्च की बात है, 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 3 फरवरी है, ठीक है। तो आप सब कौन सा आंसर बताएंगे? ई ऑप्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप सबको बता दें कि बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता थे, ठीक है। और जो मुंडा जनजाति थे तो इनके नाम से भी जुड़ा है बिरसा मुंडा, ठीक है। उन्होंने एक आदिवासी धार्मिक शस्त्रबंदी आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। तो इनको पकड़े कहाँ थे, ये आप सबसे अगर पूछे तो आप बताएंगे बंगाल के जाम को पाई पहाड़ पर वन से, ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है। जाम को पाई
एक जंगल था, यहीं से पकड़े थे अंग्रेजों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बिहार के चिराद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृत है। तो बिहार में एक स्थान है, पड़ता है चिराद। एक किस प्राचीनतम काल से संबंधित है? तो आप बताएंगे नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो 12 का आंसर क्या बन जाएगा? सी। ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें ना, तो ये छपरा से 11 मात्र कितना 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिराद सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। और किस काल से संबंधित है? नवपाषाणिक काल से। तो किस जिले में है? तो आप बताएंगे छपरा से सारण जिले में है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इस स्थान से, ठीक है, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया और मुस्लिम प्रभाव का उतार चढ़ाव इसको जोड़ करके देखा जाता है। ठीक है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा कि ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया? देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई में। तो ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो आप बताएंगे दरिया साहेब ने। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 13 का आंसर बी। ठीक है। तो ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना महान संत थे कौन? दरिया साहेब, इन्होंने किया। ठीक है। और आप सबको बता दें कि ये जो दरिया साहेब थे ना, भोजपुरी कवि और दरिया दासी संप्रदाय एक था। तो इनके नाम से जुड़ा है, दरिया दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दरिया साहेब हैं। ठीक है। इन्होंने 20 से भी ज़्यादा पुस्तक की रचना भी किया और इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कबीर का अवतार किसको माना जाता है? दरिया साहेब को। ठीक है। और जो ज्ञानदीप है और जो ज्ञानदीप है ना, दरिया साहब की आत्मकथा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी, देखिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जो बख्तियार खिलजी था ना, बनारस और अवध के सेनापति एक था। मलिक हुसामुद्दीन का मतलब सहायक था, कह सकते हैं असिस्टेंट था। और 12वीं की बात करें, 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी, जो बिहार की कर्मनाशा नदी है ना, कि पूर्व की ओर सैनिक अभियान भी इन्होंने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? देखिए क्वेश्चन, आप सभी अभी जो बीपीएससी का पेपर देखे हैं, बहुत सारा पुराना करंट अफेयर कुछ पूछा था। ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की पहली है और क्या है? स्वदेशी है। तो इसका निर्माण कौन किया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो 15 का आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। तो किस ईंधन से चलने वाला है? हाइड्रोजन ईंधन से, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इस नौका में, ये नाव है, इसमें यात्रियों की बैठने की कितनी क्षमता है? 50 यात्रियों की इसमें क्षमता है। ठीक है, बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो BHU में, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है। और देखिए डीएनए की अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने किया था? 1953 में, 1953 में दो लोग थे, एक तो वाटसन एवं क्रिक, इन दोनों ने डीएनए की संरचना की खोज किया था। और इसी के लिए फिर आगे चल के 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में
भोजन के साथ मिलता है वह है। तो हमारे जो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में ये भोजन के साथ मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमाइलेज बोलते हैं। तो 17 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के पाचन मुख्य में शुरू होता है, ठीक है, और इमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भोजन कहाँ पर पचता है, मुंह में पचता है, तो मुंह में तो ये मिल जाता है, बाकी सब पेट में क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लीची का खाद्य पदार्थ क्या है, ठीक है, बिहार का फेमस सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन करता है, ठीक है, बिहार। तो इसका कौन सा, जैसे आप सब लीची खाते होंगे ना, ऊपर एक छिलका होता है, फिर बीच में क्या होता है, इसका बीज होता है, ये जो होता है ना खाने वाला पार्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो खाने वाला पार्ट होता है इसको एरिल बोलते हैं। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। केवल आप सब लीची को खा लेते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं, तो एरिल पार्ट, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए। अच्छा, लीची देखिए बिहार में फेमस है, और आप सबसे पूछा जा सकता है कि लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे, देखिए इसके नाम से भी जुड़ा, लीची चाइनेसिस है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फल का खाद्य पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंगो, आम का, अगर आम का आपका खाद्य पदार्थ पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो मध्य फल भित्ति आम में खाया जाता है। और नारियल में क्या खाया जाता है, तो आप बताएंगे भ्रूण पोष नारियल में खाया जाता है। और सेब में क्या खाया जाता है, तो मांसल पुष्पासन सेब में खाया जाता है। तो 4 फल हो गया, लीची, आम में क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति, नारियल में क्या खाया जाता है, भ्रूण पोष, और सेब में क्या खाया जाता है, मांसल पुष्पासन, ठीक है। तो चारों में से कोई ना कोई एक पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं, तो पौधे में प्रदीप्त कालिता की खोज किसने किया, तो आप बताएंगे गार्नर और एलायड। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए प्रदीप्त कालिता ए क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जो फूल खिलने के लिए एक निश्चित मात्रा में उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि उनको जब फूल खिलने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको एक निश्चित प्रकाश की मात्रा मिलनी ही चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रदीप्त कालिता, ठीक है। और इसकी खोज गार्नर और एलार्ड ने किया था, कब किया था, अगर सन पूछ ले आप सबसे तो आप बताएंगे 1920 में, ठीक है। और आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। जैसे जब आप सब पत्तियों को किसी को देखते हैं, ठीक है, तो जब आप बारीकी से देखेंगे तो छोटे छोटे क्या पाया जाता है, छिद्र, और इनके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या आप सब बताएंगे, ऑप्शन बी बताएंगे, ठीक है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके जरिए पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर कि सैरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मतलब विज्ञान की वह शाखा है सैरोलॉजी जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो सैरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आप बताएंगे छिपकलियों का। तो छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सैरोलॉजी, ठीक है। और आप जानते हैं कि छिपकली जो होता है संघ का डेटा समूह से संबंधित होता है। अच्छा, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, यही आप सबसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी सांप का अध्ययन, ठीक है, स्नेक। और जो उभयचर
या सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो सांप का याद कर लेना, ओफियोलॉजी। अच्छा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्टियोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कह रहा कि यदि एक जीवाणिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो वह 2 घंटे में कितने जीवाणिक निर्मित होंगे? तो ये तो आसान है, आप बताएंगे कितना? 256 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप सब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? मतलब पौधे हों या पशु हों, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ना, कोशिकाओं में अंतर आप किसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं? तो कोशिका भित्ति के माध्यम से। ठीक है, तो पौधे और जो पशु होते हैं, जो इसमें कोशिकाएं होती हैं, इसका डिफरेंस आप कोशिका भित्ति के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। और ये जो कोशिका, ये जो भित्ति होता है ना, मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, और ये क्या होती है? पारगम्य होती है। ठीक है, आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 24, देखिए कर कि कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए, जो हम सब जो भाषा अधिकतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा, लेकिन आयोग ने आप सबको थोड़ा घुमा देता है। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आप सब ध्यान से नहीं देखेंगे तो पढ़ेंगे स्वीटनर क्या? स्वीटनर मतलब स्वीट से बना मिठाई, आर्टिफिशियल मिठाई मतलब कृत्रिम मिठाई। एक ऐसा मिठाई है जो मतलब जैसे कोल्ड में जो जब कोई चीज़ एकदम ठंडा रहता है ना तो भी बहुत ज़्यादा मीठ होता है, इसे बोलते हैं स्पार्ट्रेम। ये चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीट्स है। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या बताएंगे? सी। आप जानते हैं कि ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है स्पार्ट्रेम। ठीक है, जो चीनी से भी ज़्यादा क्या होता है? मीठा होता है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखिए 25 है, कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रवित द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताएं। तो कमरे के ताप पर एक धातु है, इसका नाम पारा, जो कि किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आप सब क्या बताएंगे? ऑप्शन ए। आप जानते हैं जो पारा है, इसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, थर्मामीटर में, अमलगम में, ये सब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पारा का। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? देखिए, लोहे का कई प्रकार है, स्टील है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। जो सबसे अच्छा लोहा कौन माना जाता है? पिटवा लोहा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या बताएंगे? डी आंसर बताएंगे। ठीक है, और आप सबको बता दें कि ये जो ढलवा लोहा है, अच्छा, लोहे का शुद्धतम अशुद्धतम कैसे आप डिसाइड करेंगे? क्योंकि इसमें कार्बन जो होता है ना, सबसे कम पाया जाता है पिटवा लोहा में। इसकी तन्यता ज़्यादा होती है। तन्यता मतलब इसको आप पीटेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इतना छोटा टुकड़ा है, इसको पीट पीट कर ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कम होता है, और ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? भंगुर होता है। जैसे आप सब जो नल है, नल, वो सरकारी वाला नल नहीं, ये वाला नल जो ऐसे बना रहता है आपके घरों में, जो ऐसे रहता है। ठीक है, जिसे आप पानी निकालते हैं उसकी बात करते हैं। इसमें आप सब यहाँ से आप पकड़ कर पानी निकालते हैं। ठीक है, ये जो नल होता है ना, ये जिस लोहे का बना होता है, ये ढलवा लोहा होता है। इसको मारेंगे एक हथौड़ी से ऐसे तेजी से ना तो टूट भी जाएगा, एकदम ये भंगुर होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा लोहा कौन माना जाता है? पिटवा लोहा। ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? देखिए, कह रहा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो 27 का क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। इसका अगर फार्मूला पूछे, केमिकल फार्मूला पूछे, तो आप बताएंगे CaOCl2। इसमें देखिए कार्बन नहीं है, एक कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन है।
ठीक है। CaOCl2 ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर एक अकार्बनिक रसायन है। देखिए इसमें कार्बन कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अकार्बनिक रसायन है। ठीक है, आप सबसे ऐसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इनमें से सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसका होता है? लिथियम का होता है। ठीक है, तो 28 का आंसर आप सब क्या बताएंगे? ऑप्शन ए बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन। फलों को जो हल्का कच्चे फल होते हैं ना, उसको पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सबसे पूछे कि एथिलीन का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल फार्मूला, तो C2H4 इसका सूत्र होता है। किसका? एथिलीन का होता है। ठीक है, जो कि फल को पकाने में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और HCl की क्रिया, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्रिया से जो सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड, और जल मतलब H2O बनने की, ये जो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की क्रिया से जो नमक बनता है और पानी बनता है, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी आप सबको याद होना चाहिए, इसको क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब देखिए जितने भी चुंबक है, मान लेते हैं ये मैग्नेट है। ठीक है, अगर आप इसको एकदम लाल तिप्त एकदम गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो इसके जो चुंबकत्व की पावर होती है, जो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करता है ना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कब खत्म होता है? जब आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। अच्छा, एक बात आप सब बताइए, मान लेते हैं कोई चुंबक है, इसको आप गर्म कर दिए। ठीक है, फिर इसको मान लेते हैं, इसको फिर क्या कर दे? कूल कर दे, ठंडा कर दीजिए। क्या फिर इसका चुंबकत्व क्षमता आ जाएगा? जैसे पहले नेचर था, किसी मैग्नेट को या किसी आयरन के टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता, क्या पुनः इसमें धारण कर लेगा चुंबकत्व पावर? नहीं। ठीक है, ये आप सबसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। तो एक बार जब इसको गर्म कर देंगे तो परमानेंट इसका चला जाता है चुंबकत्व क्षमता, तो चुंबक फिर ये दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो 31 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। 32 में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में पूछा है, और 33 में सेल्सियस को मतलब एक दूसरे को उल्टा है। तो एक फार्मूला आप सबको बताए थे, तो देखिए फार्मूला क्या है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक ही फार्मूले से दोनों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो C/5, ठीक, C/5, तो F -32 बटे कितना आप सब कर सकते हैं? 9। ठीक है, तो इस फार्मूले पे 32 वाला भी सवाल सॉल्व हो जाएगा और 33 वाला भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये याद होना चाहिए। सी क्या है? सेल्सियस। एफ क्या? फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस का मान क्या रखेंगे? 50 रखेंगे। ठीक है, तो 50, जब यहाँ 50 रखेंगे तो 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 5 में 50, फिर 10 का 9 में गुणा कर 90 आएगा, फिर 32 माइनस इधर जाएगा प्लस आएगा, इसमें 32 जोड़ दीजिए 2 और 9 3 12, 122 आ रहा है। तो इसका आंसर ऐसे आप निकाल लेंगे। कौन सा आंसर बनेगा? ऑप्शन बी 32 का। तो इसी प्रकार आप 33 वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 33 आप सब अपने कॉपी में ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 104 फ़ारेनहाइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए संघनन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप सबसे। संघनन क्या होता है? जब वाष्प ठंडा होकर पुनः लिक्विड बन जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन।
संघनन। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा कि सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है तो किस में होता है? तो समुद्र की गहराइयों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप जानते हैं सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और इसके द्वारा समुद्र की गहराइयों को भी मापा जा सकता है। ये बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इसमें ये पूछा जाता है कौन सा वेव, कौन सी तरंग उत्पन्न करता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सोनार से। और रडार का प्रयोग आप सब जानते हैं हवाई जहाज़ों में किया जाता है, सोनार का प्रयोग समुद्री जहाज़ों में। क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इसका यूनिट पूछा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? तो आप बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, सदिश राशि एक होता अदिश राशि, दो होता, एक होता सदिश, एक होता अदिश। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, मतलब परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, और सदिश राशि कहलाता है। ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि, ठीक है। और सदिश राशि में और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सब कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर आप सबसे पूछा है तो इसका यूनिट क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई होता है टेस्ला। हाँ, वही टेस्ला, जो टेस्ला कार देखते हैं ना, टेस्ला, तो इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये तो क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा है। तो किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर से। तो आप कह सकते हैं आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो ये हाइड्रोमीटर क्या है? इसके द्वारा क्या होता है? किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व तो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लिया हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो आप द्रव ऐसे रिलेट कर लेना, तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, हाइड्रो कि हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। तो पानी क्या है? एक द्रव है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और एरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु या गैसों का वजन, ठीक है, एवं घनत्व मापने का एक उपकरण है एरोमीटर। तो 3 उपकरण इसमें था, तीनों उपकरण के बारे में आपको बता दिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए, कह रहा कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। जो हरित क्रांति आया था ना, अच्छा, हरित क्रांति भारत में कब आता? 1960 के दशक में आया था, 1966-67 में आया था, ठीक है। तो किसकी मतलब उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो 38 का आप सब बताएंगे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। और आप सबको बता दें कि एक अमेरिकी विद्वान, ठीक है, विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द दिया था। ये जो हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति शब्द अमेरिकी विद्वान थे विलियम गॉड ने कौन सा शब्द दिया? हरित क्रांति शब्द, ठीक है। और आप सबको बता दें कि भारत में जो हरित क्रांति की जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी इनका हाल में मृत्यु हो गया, 1-2 साल हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए, कह कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? देखिए, यहाँ कंपेयर करके आपसे पूछा है, मतलब क्या झारखंड से अधिक बच्चे बिहार में मरते हैं, या झारखंड के बराबर बच्चे बिहार में मरते हैं, और झारखंड से कम बच्चे बिहार में मरते हैं, और अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है। तो इसका क्या है? 39 का आप सब आंसर बताएंगे। 39, तो आप सब क्या आंसर बता रहे हैं? तो 39 का ए आंसर बताएंगे आप सब, ठीक है।
तो आप सब देख लीजिए, तो बिहार के जो बच्चे हैं ना झारखंड से अधिक मरते हैं, इसलिए बिहार राज्य की जो शिशु मरणांक दर है बिहार झारखंड से अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। बिहार के इतिहास में पहली बार, देखिए पहली बार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, मतलब पहली बार बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा, क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील मोदी और इनमें से कोई नहीं, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण, सुशील मोदी के द्वारा। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के इतिहास में वित्तीय वर्ष कौन सा था, तो आप बताएंगे 2006-07 वाला वित्तीय वर्ष के दौरान ही आर्थिक सर्वेक्षण, उस समय सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे और क्या थे, वित्त मंत्री, और क्या इनके पास था, वित्त मंत्री, मतलब उप मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे, इन्हीं के द्वारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, करा कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, इम्पोर्टेंट है। तो रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया था, तो आप जानते हैं जनता सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, और इसको कब लागू किया था जनता सरकार ने, तो आप बताएंगे 1978 में, 1978 में। ठीक है, और एक कैसा योजना था, एक वर्षीय था, 1 साल का था, और किसके स्थान पर रिप्लेस किया, किसके स्थान पर इसको लाया गया था, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तथा अनवरत योजना, ये सब उस समय लागू किया गया था। फिर जब दूसरा सरकार आया तो इसको हटा दिया। ठीक है, गरीबी का अंतर दर्शाता है, तो गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है, तो आप बताएंगे, तो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा का अंतर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, करा कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था, तो कहाँ, जो सबसे पहले यही इंडेक्स पूछ लेगा कि इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे नीति आयोग। तो कौन निम्न था, मध्य प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था। ठीक है, और आगे ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सबसे निचली पावदान पर था। ठीक है, तो कौन सा था, बिहार, तो बिहार राज्य सबसे निचली पावदान पर था, तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप सब, ऑप्शन डी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सत्य नहीं, इसका मतलब गलत है, तो 44 का आप सब आंसर क्या बताएंगे, देखिए कह रहा कि NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, तो गरीबी रेखा के बारे में कह रहा है। ठीक है, क्या इसका अनुमान लगाया जाता है। बी ऑप्शन कर कि भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है, क्या बात सही है। तो कह रहा कि इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। देखिए बिल्कुल, बस जो गरीबी रेखा के बारे में है ना, तो कह रहा कि इसका अनुमान मतलब हर 5 साल पे लगाया, बिल्कुल बात सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो औसत कैलोरी की मात्रा होती प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400, ये भी बात सही है। ठीक है, और कौन करता है, NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। तो आप सब कौन सा आंसर बताएंगे इसमें, एक मिनट, देखिए बिल्कुल बात सही है, तो ए भी बात सही है, ए भी बात सही है, ए भी बात सही है। तो कह रहा कि गलत कौन सा है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। तो डी आप नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें आप सबसे सही नहीं पूछा, गलत पूछा, तो ई आपका सही होगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ग्रामीण की बात, तो शहरों में कितनी कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो शहरों के लिए 2100, ये मानक याद कर लेना, शहरों में 2100 कैलोरी
और गाँव में कितना 2400। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, जिसको स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो आप बताएंगे विधानसभा उपाध्यक्ष को। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। आप सबको बात करें, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। ठीक है। इसका मतलब इसी आर्टिकल के अंतर्गत अगर उपाध्यक्ष त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? तो अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। कह के विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 46 का आंसर क्या होगा? 40 होगा। विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। और जो विधान परिषद होता है ना, वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन बार बार आप सबसे पूछता है, ये तो उच्च सदन तो है ही, और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ध्यान देना, 1/3 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। तो किससे अधिक नहीं होगा? 1/3 से अधिक नहीं होगा। और वैसे की बात करें तो किससे ज़्यादा नहीं होगा? 40। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये सब कौन करेगा? तो यहाँ उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, उच्चतम न्यायालय की नहीं। तो ये सब निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो यहाँ भी आंसर क्या अब बनाएंगे? ऑप्शन ए। हाँ, बहुत लोग किसके पास जाएंगे? राज्यपाल के पास। अगर हम कहते हैं राज्यपाल ऑप्शन में होता तो बहुत लोग वही लगा देते हैं। ठीक है। क्योंकि जो उच्च न्यायालय हो, जो हाई कोर्ट होता है ना, जो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आगे आपको बात, आगे क्या है इसमें बताएं कि एक आर्टिकल 217, ये याद कर लीजिए। ठीक है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के संबंधित राज्यपाल के परामर्श से करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। तो 217 किससे संबंधित है? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। लेकिन परामर्श किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जिस राज्य में करना है उस राज्य के जो राज्यपाल महोदय होते हैं उससे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अगर यहीं आप सबसे बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब व्यवस्था कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है। अब जबकि हाई कोर्ट में किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। दोनों अंतर आप सबको आना चाहिए। देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ देखिए सही पूछा, कौन सा सही है। ठीक है। आगे क्या है? कह रहा कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। क्या बात सही है? एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आप सबको पहले बता दें कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो सबको पता है। और आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना भी संभव नहीं है। ये भी बात आप सब जानते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तो जब आप सब ऑप्शन को चेक करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आप सबको? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। और आप सबको इसके बारे में बता दें कि एक स्टेटमेंट है, कई बार आप सबसे पूछा जाता है। क्या है? कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79, इसमें किसका वर्णन किया गया है? संसद के गठन की बात किया गया है।
ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रेसिडेंट भी आता है, ठीक है, लोकसभा भी आता है और राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में, 79। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ना, किस आर्टिकल के अनुसार जारी करता है, तो 123 के अनुसार जारी करता है। 1 2 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसको कौन सी शक्ति दिया गया, विधायी शक्ति है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बरसते यह है। मतलब संसद को मतलब आप जानते हैं कि 3 प्रकार की सूची होती है, ठीक है। तो संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, ठीक है। और केंद्र पर सूची पर भी कानून बनाता है, और राज्य सरकार अपने राज्य के विषय में कानून बना सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो लेकिन ये शर्त क्या है, शर्त क्या है, तो 52 का क्या बताएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा कि राष्ट्रपति के हित में ना हो। इसका मतलब कि संसद ऐसा कानून बनाएगा कि राष्ट्र के हित में हो, भले वो राज्य सूची पर हो, ठीक है। जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास भी है, राज्य सरकारों के पास भी है। और अगर मान लेते हैं 2 कानून बनता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, आपस में अगर टकराव होता है तो किसकी भारी मानी जाती है, केंद्र सरकार वाला कानून, ठीक है। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस आर्टिकल के अनुसार एक जारी करता अध्यादेश 123। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अब कोई भी हम सब भी, आप सब भी अपने निजी घरों पर भी जो झंडा है उसको फहरा सकते हैं। इसको क्या माना गया, मौलिक अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार है अपना झंडा अपने घर पर फहराना। किस आर्टिकल के अनुसार माना गया मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 19 के ए के अनुसार ये मौलिक अधिकार माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब याद कर लीजिए, ठीक है। तो 51 का आंसर क्या आप सब बताएंगे, ऑप्शन बी बताएंगे। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मतलब मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार भी है, तो कौन सा इसमें आप सबको मौलिक अधिकार दिख रहा है, ठीक है। तो आप बताएंगे, एक ही दिख रहा है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 21 का ए के तहत। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। आप जानते हैं, अभी आप सबको ऊपर भी बताया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, जो कि शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब आया था, आपको ऊपर बताए थे 2009 में आया था। और इसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है, कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये तो आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में इसका वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा उसके विरोध में संरक्षण से संबंधित है। गिरफ्तारी और संरक्षण आप कह सकते हैं, तो 22 संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो आर्टिकल बताना है,
तो 54 का आंसर क्या बन जाएगा, 343 के अनुसार। ये आर्टिकल है, आर्टिकल 343 के अनुसार। ठीक है, अगर एकदम एग्जैक्ट की बात करें, एक आर्टिकल 343/1 343 क्लॉज 1, इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगर डी में पूछेंगे तो क्लास भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों एवं संघीय संसद जिसमें राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद ये है, तो इसका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 245 है, 245। ठीक है, इस आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 245 से 255 मतलब 10 आर्टिकल में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में इसमें वर्णन है, 245 से 255 तक। ठीक है, और 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रीय परिवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अगर कोई कानून बनाता है केंद्र सरकार तो राज्य सरकार इस आर्टिकल के तहत उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, आसान क्वेश्चन है, तो क्या चीज़ इसमें वर्णन 8वीं अनुसूची में, तो आप बताएंगे इसमें भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारी गैसें जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा गैस है, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, वैश्विक तापन होता है। जैसे आप सब भी देख रहे हैं गर्मियों में दिन प्रतिदिन एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, 58। इसके द्वारा खतरा क्या, जैसे जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं ना पिघलते हैं, और पिघलने के कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनको डूबने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ आप सबका उद्यान दिया है और कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा कि बलपक्रम ये नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर, मेघालय में है। बिल्कुल बात सही है, तो बलपक्रम जो नेशनल पार्क कहाँ पर, मेघालय में है। पन्ना नेशनल पार्क क्या बिहार में, नहीं, पन्ना वाला कहाँ, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। और भी देख लेते हैं। ठीक है, आंसर तो आप सबको मिल ही गया, बाकी जो होगा सही होगा। तो गुंडी ये नेशनल पार्क कहाँ पर, तमिलनाडु में, ये भी बात सही है। और मुल्लेम ये नेशनल पार्क कहाँ, गोवा में, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी को सुमेलित नहीं किया गया। कहाँ पर है, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनच्छादित है। मतलब संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए। ये 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, और आप सबका आप जानते नया वाला भी आ गया 23 वाला, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं। मतलब उल्टा भी हो और सीधा भी हो, तो दोनों प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे जीव भार का पिरामिड। इसमें क्या पाया जाता है, उल्टा भी और सीधा भी, दोनों प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। ठीक है, और आप सबको बता दें कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टे जीवभार पिरामिड दिखते हैं। जो समुद्री होता है उसमें क्या होता है, उल्टा। वही अगर बात करें कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, ध्यान से आप सब देखिएगा, जीवभार का पिरामिड क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सबका यह हो गया। समुद्री का अगर हम बात करें, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में केवल क्या होता है, उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है।
ठीक है। और घास स्थल की पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, इसमें क्या होता है, सीधा होता है। तो देखिए 3 क्वेश्चन आप सबका यहाँ से बन गया, कोई भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां और नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। इसमें कितना द्वीप शामिल, 21। तो ये सब किसके बारे में कहा गया है, तो आप बताएंगे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कहा गया है। ये सब किसकी विशेषता है, मन्नार की खाड़ी का। ठीक है, आगे बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। तो लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है, किस लिए हुआ था, तो आप बताएंगे महासागरों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा सी। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब हुआ था, 2022 में। इसी में घोषणा हुआ था, लिस्बन घोषणा। इसमें क्या कहा गया था कि हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ। और यहाँ पर 150 से भी अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और जीवन कार्यों को बढ़ाने पर सहमति प्राप्त हुआ। तो पूछा जा सकता है कितने देश इसमें प्रतिभाग किए थे, 150 से अधिक। ठीक है, और क्या घोषणा किया गया, हमारा महासागर हमारा भविष्य और हमारी जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। ठीक है, तो कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या 6 लाख है। क्या बात सही है, तो बिल्कुल बात सही, यही तो सही है, तो पहला तो सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश तो चौथा स्थान है। ठीक है, 4th नंबर पर, सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। क्या 2.6% है, नहीं, देखिए 2.4% है, न कि 2.6% है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, रूस, उसका कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वां सबसे बड़ा देश अपना देश है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों में तो आप सबको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर पहला सही होगा, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कह रहा कि भारत में 2001 से 2011 की दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। भारत की पूछ रहा, तो 10 की महिला वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 18.12% ये महिला वृद्धि दर थी। ठीक है, और अगर आप सबसे पूछे कि पुरुष की पूछ ले, अगर ये तो महिला का हो गया 18.12%, मेल की कितनी थी, तो ये भी पूछा जा सकता, तो 17.19% ये किसका है, मेल का है वृद्धि दर। और भारत की अगर टोटल जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो कितनी थी, 17.64। 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 17.64%। अगर मेल की बात करें तो 17.19, फीमेल की बात करें 18.12%। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, देखिए, कह रहा कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, मतलब कुल जनसंख्या मतलब कुल एरिया, कुल जनसंख्या ऊपर रहेगा, ठीक है, और बटे कुल एरिया, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, तो ये तो पूछा जाता है। तो 65 का आंसर क्या बताएंगे, जनसंख्या घनत्व प्रति 1000 क्षेत्रफल पर निवास करने वाला एरिया। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 66, इंग्लैंड में स्थित
पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी विस्तार की दिशा है। इस सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि पिनाइन नामक पर्वत कहाँ पर है, तो आप बताएंगे इंग्लैंड में। ठीक है, इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे इसका विस्तार कहाँ से है, उत्तर से दक्षिण, मतलब इस डायरेक्शन में इसका विस्तार है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन पूछा जा सकता है। पिनाइन्स पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड को यॉर्कशायर और उत्तर पूर्वी इंग्लैंड से अलग करती है। इसी को बोला जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, इसी पर्वत को बोला जाता है इंग्लैंड के रीढ़ है। इंग्लैंड के रीढ़ किस पर्वत को बोला जाता है, पिनाइन पर्वत को। और आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरी जलवायु के प्रकार का नहीं है। मतलब कह रहा कि कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार का नहीं है, तो आप सब बताएंगे साइबेरिया। ठीक है, ये तो रूस में स्थित है साइबेरिया। तो 67 का आंसर क्या बन जाएगा, डी। साइबेरिया भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में है। किसके अंतर्गत आता है, ध्रुवी। ठीक है, और भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तुर्की में है, मिस्र में है, इजराइल, दक्षिणी अफ्रीका, चिली, कैलिफोर्निया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई भागों तक इसका विस्तार है भूमध्य सागरीय का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कर के निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, तो 68 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, सब बात सही है, एक मिनट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, उत्तर न्यूजीलैंड बन जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग, ये डिग्री याद कर लेना, 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, फ्रांस आता है, दक्षिणी इटली आता है, यूनान आता है, तुर्की आता है, सीरिया, पश्चिमी इजराइल और दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये सब शामिल है। अब जबकि न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड शीतोष्ण प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। ठीक है, शीतोष्ण। 69 कह रहा कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर प्रचलित नहीं है, तो आप बताएंगे पंपाज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फिलहाल ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे क्या है, अच्छा पंपाज के बारे में आप सब जान लीजिए। पंपाज कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, जो दक्षिणी गोलार्ध में समशीतोष्ण घास भूमि है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल्स अमैतरासु का नामकरण किस आधार पर किया गया। मतलब खगोल वैज्ञानिक ने एक अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल्स की खोज किया, उसका नाम क्या रखा, अमैतरासु का नामकरण किस आधार पे किए थे, तो 70 का आंसर क्या बन जाएगा, जापान की सूर्य देवी एक थे, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, अमातेरेसु। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। मतलब चंद्रमा के समान, चंद्रमा आप जानते उपग्रह है, तो इसके समान कह रहा कि चंद्रमा के जैसा एक ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध। बुध किसके समान है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसकी जो आपका चंद्रमा है किसका उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कौन, चंद्रमा। 72 कह रहा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है किस स्थिति में, तो बताएंगे अपसौर की स्थिति में। चंद्रमा और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है, और उपसौर में सबसे कम दूरी होती है। ठीक है, और अपसौर कब होता है, ये आप सबसे पूछ लेगा, तो अपसौर कब होता है, प्रत्येक 4 जुलाई में, याद कर लेना, पूछा जाता है 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर। ठीक है,
और उपसौर कब होता है? जो कम दूरी, ये 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडिला में किसका खनन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोहे की खदान है ना, लेकिन लोहे में देखिए लोहे का कई प्रकार का खदान दे दिया है, घुमा दिया। तो बैलाडिले से एक लोहे का प्रकार हेमेटाइट नामक लोहे का अयस्क है, जो यहाँ पर खोदा जाता है या यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं बैलाडिला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, अगर जिले की बात करें बस्तर जिला है, वैसे जिला इतना डीप में नहीं पूछेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ जिले के बस्तर जिले में बैलाडिला खदान है। ठीक है, इसमें उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ से जो खनन किया जाता है इसको जापान भेजा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुँचेगा, फिर विशाखापट्टनम से कहाँ पर जाएगा? जापान को निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? आप जानते हैं जो ठंडी का सीजन होता है ना, यहाँ पर जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर बारिश होता है। तो किसके कारण बारिश होता है? ठीक है, तो क्या लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून से ना यहाँ पर बहुत कम मात्रा में बारिश होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी नहीं। पश्चिमी विक्षोभ, अच्छा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पार्ट में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में बारिश होता है। तो उन पर उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु में जो बारिश होता है ना, तो आप बताएंगे किसके कारण होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। उत्तर पूर्वी, तो ई ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कह रहा कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी समय तिथि क्या है? मतलब हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कब होती है, किस समय होती है? तो आप बताएंगे 15 अक्टूबर तक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आप सब बताएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा कि त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इनके अनुसार भारत की जलवायु किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा कि किसी रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक रेखा है। ठीक है, जो कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। तो इसका आंसर 77 का आंसर क्या बनेगा? आप सबका बी बन जाएगा। कितने राज्यों से होकर गुजरता? 5 राज्य। ठीक है, और इनमें से कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और जो भारत का मानक रेखा है ना, ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कह कि भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक भाग था, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप किसका एक भाग था? तो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या बताएंगे? आप सब बी बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा कि ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितने आगे? देखिए अभी आप सबको ऊपर बताए थे कितना समय आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पाया जाता है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 80 ठीक है, मिर्ज़ापुर कभी कभी दे देता, अगर नैनी ना दे तो क्या बताएंगे आप सब? मिर्ज़ापुर। ठीक है, अच्छा ये भी आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मान लेते हैं ये गुजरात वाला हिस्सा है। ठीक है, वैसे मैप बना देते हैं। ठीक है,
ए आप जानते हैं सबसे पूरब में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और इधर सबसे क्या, गुजरात। तो दोनों के बीच में समय में कितने का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है। भारत के जो बृहद देशांतर के विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। तो राजा राममोहन राय का जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुआ था कब, 1815 में। ठीक है। और इसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे तुजुफत उल मुहम्मदीन। तो इसका आंसर 80 का आंसर क्या बनेगा, बी। ठीक है। और आप जानते हैं कि राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है। और 1809 में राममोहन की फारसी पुस्तक ये किस भाषा में लिखा गया था, फारसी पुस्तक तुजुफत उल मुहम्मदीन का प्रकाशन हुआ, जो इनकी प्रथम पुस्तक थी। ठीक है। 1809 रहेगा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 81, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन। ये तो सबका आंसर आना चाहिए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन की है, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। ठीक है। कब किया था, तो आप बताएंगे 24 अक्टूबर 1884 में। ध्यान देना, कब, 24 अक्टूबर 1884 में किया था। बाल गंगाधर तिलक और कौन शामिल थे, विष्णु शास्त्री, और कौन शामिल थे, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल राम जोशी। ठीक है। बहुत सारे लोग शामिल थे, और शिवराम आपटे द्वारा किया गया है, और सहयोगी का नाम याद कर लीजिए। ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, अल हिलाल। ठीक है। तो 82 का आंसर क्या ऑप्शन बन जाएगा, अल हिलाल किसकी पत्रिका है, अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है। ठीक है। और कामरेड ये पूछा जाता है किसकी पत्रिका है, तो मोहम्मद अली जौहर की पत्रिका कामरेड। और जमींदार एक किसकी पत्रिका है, तो आप बताएंगे मौलाना जफ़र अली खान। ठीक है। एक आपसे से और पूछा जाता है, बंगाल गजट एक किसकी पत्रिका है, तो गंगाधर भट्टाचार्य की है, तो गंगाधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है। तो आगे आपको इसमें बताएं, 6 अगस्त 1906 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, और ये अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस भाषा का था, देखिए वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का था, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है। और इस समाचार पत्र की स्थापना कब हुआ था, प्रकाशन तो 6 अगस्त 1906 से हुआ था, लेकिन स्थापना 1905 में ही हो गया था। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने किया था, और इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत फिर क्या कर दिया गया था, बंद भी कर दिया गया था। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ये तो क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछता है। तो लॉर्ड लिटन ने बंद किया था, तो कब किया था, तो आप बताएंगे 1878 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 85, 1857 के विद्रोह के एक नेता थे कौन, कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 85 का बी। आपको बता दें इनके बारे में कि कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिला, वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, भोजपुर जिला के जगदीशपुर से संबंधित हैं। ठीक है। इन्होंने वहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे क्या है, अच्छा, झांसी
झांसी से कौन किए थे? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 86। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? ऐसे क्वेश्चन आप सबसे डी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक है, और फिर क्रांतिकारियों ने देखिए 10 मई को शुरू हुआ था मेरठ से, फिर 2 दिन बाद मतलब 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को वहाँ का क्या बना दिया गया? सम्राट। ठीक है, किसको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को। और इसी समय दिल्ली का जो प्रभारी अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन। हडसन और निकोलसन, तो यहाँ पर देखिए हडसन भी है और निकोलसन भी है, तो ई ऑप्शन होगा, दोनों सही है। इस समय यहाँ का अधिकारी था। ठीक है, और लखनऊ में कौन कौन नेतृत्व किया था? लखनऊ में कौन अंग्रेज था? कैंपबेल था और हेनरी लॉरेंस था। कानपुर में कौन था? कैंपबेल था। इलाहाबाद में कर्नल नील था। ये अफसर से पूछा जाता है। और दिल्ली में कौन था? लेफ्टिनेंट हडसन और निकोलसन। खाली यही याद कर, हडसन निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या था? अच्छा, अगर पीछे बात करें, चलिए इसी में बता देते हैं, क्योंकि ये भी 1857 से क्वेश्चन है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया? तो किसने विद्रोहियों को धोखा दिया था? विश्वनाथ दुबे ने। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अच्छा, आप अगर आपसे से पूछे कि झांसी में नेतृत्व कौन किए थे, तो आप बताएंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। लेकिन अंग्रेज कौन था? ह्यूरोज। बरेली में कौन अंग्रेज था? कैंपबेल। दिल्ली में तो बता दिए ऊपर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा कि शेष शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो शेष शाह सूर्य ने जो भू लगान व्यवस्था लगाया था ना, इसकी कंपेयर आप किसके साथ करेंगे? तो 88 का आप सब आंसर बताएंगे। आंसर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, आपको बता दें कि शेष शाह ने भूमि को नाप कर, ठीक है, लगान को निश्चित किया था। ठीक है, और लगान सीधे कृषकों के साथ निश्चित किया जाता था, और जिसके कारण इसको आपके किसके साथ आंसर मान सकते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि इसमें भी वही व्यवस्था थी। 89 फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? मतलब बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो इसमें प्रवेश द्वार बताया, देखिए बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप बताएंगे दक्षिणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको बता दें जो बुलंद दरवाजा ना अकबर ने बनवाया था जब गुजरात अभियान को जीता था। ठीक है, और बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितना? 134 फीट ऊंचा है बुलंद दरवाजा की ऊंचाई। ठीक है, आगे क्या है? और अच्छा, इसमें पत्थर कौन सा है यूज हुआ? लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ। लाल और काला, ध्यान देना, रेड और ब्लैक बलुआ पत्थर यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक मतलब पूरब का सिराज कहा जाता है? तो पूरब का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। देखिए अगर ये पूछा सिराज ए मशरिक, तो अगर ये ना दिया होता तब तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होते हैं। ठीक है, लेकिन सिराज ए हिंद पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? तो 90 का आंसर क्या बन जाएगा? डी। आप जानते हैं कि जौनपुर की स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही है। और जौना खान का मेन नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था। 91 क्या है? कह रहा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो आप सब बताएंगे। 91 का कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लाख बख्श। और भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, और इसने लाखों का दान देने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था,
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना इसको जाता है, ठीक है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था, क्योंकि ये किया था स्थापना। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को राजधानी बनाया, ठीक है। पूछा जाता कई बार राजधानी कहाँ बनाया, तो अब बताएंगे लाहौर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा कि इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो हौज ए शमसी कहाँ है? कुतुब मीनार के पास है। तो हौज ए शमसी का निर्माण कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, हौज ए शमसी क्या है? एक बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है। क्या चीज़ है? तालाब है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? सॉरी, 92 तो हो गया, 93 कह रहा कि विग्रहराज चौथा ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया गया था? मतलब जो जहाँ पर 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद है, वहाँ पर एक था मंदिर। क्या था? सॉरी, मंदिर नहीं था, वहाँ पर एक कॉलेज था। तो कॉलेज था, कौन किया था? विग्रहराज चौथा ने करवाया था, ठीक है। तो वहाँ पर कॉलेज, जहाँ 2.5 दिन झोपड़ा है, वहाँ पर क्या था? कॉलेज था। तो 93 का हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन ए बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? कह रहा है कि ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? चालुक्य काल में। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि चालुक्य की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी, वातापी मतलब आधुनिक बादामी भी बोलते हैं, बीजापुर के कर्नाटक में था। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशन प्रथम था। ध्यान देना, क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा कि सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी। तो सिंधु घाटी के लोग किस प्रवृत्ति के पाए जाते हैं? दोनों, मतलब शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कह रहा कि चंदोड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल जो स्थित है, चंदोड़ो कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे सिंध में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसका खनन कब शुरू हुआ था? 1934 में, 1934 में एन.जी. मजूमदार ने इसका खनन करवाया था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से प्रमुख रूप से मन के बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या? मन का बनाने का कारखाना, कांस की गाड़ी, वक्राकार ईंट, वक्राकार यहाँ से ईंट मिला है वक्र के रूप में, और लिपस्टिक मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साच भी यहीं से मिला है, ठीक है। और चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पैमाइश नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है। ध्यान देना, चंदोड़ों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा कि पुरुषार्थ कितने हैं? तो कुल कितने पुरुषार्थ हैं? तो आप बताएंगे 4। कितने पुरुषार्थ माना जाता है? 4। कौन कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ माने जाते हैं? 4। कौन कौन सा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 98 प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी घाटी में। तो 98 का आंसर क्या बन जाएगा? सी, ठीक है। आपको बता दें कि 1982 में अरुण सोनकिया के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी घाटी में पहला मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कि भारत में पशुपालन और कृषि पालन प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ? पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, वर्तमान समय में। और यह किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट।
अच्छा ये देखिए भारत की बात करा तो भारत में ये मेहरगढ़ अब नहीं है, ठीक है। और आज का टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन बताना है, ठीक है। तो कह रहा कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था, बिल्कुल बात सही है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था? 1921 में। कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसके नेतृत्व में? उस समय थे जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। और दूसरा हड़प्पा में, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। हड़प्पा कह रहा कि ब्यास नदी के किनारे स्थित, ये बात गलत है। तो हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे क्या स्थित है? नहीं, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता बनर्जी थे, ये भी बात गलत है, अभी आप सबको ऊपर बताया है। छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, ये भी बात गलत है, हड़प्पा से नहीं मिला है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? केवल पहला और दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन आप सब बताएंगे, ठीक है। केवल पहला और दूसरा सही है। आपको बता दें कि जो ताम्र रथ वाला हड़प्पा स्थल है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के दैमाबाद में से मिला है, हड़प्पा काल से संबंधित है ताम्र रथ, ठीक है। कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र के दैमाबाद से। तो आंसर ए बन जाएगा। दोस्तों आप सबको ये 100 क्वेश्चन कैसा लगा? देखिए एक साथ क्वेश्चन ये सब करवाने में, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं। आप सब भीड़ की तरफ ना चले, यूनिक चीज़ खुद देखिए। सब लोग ग्रेजुएट लोग फार्म डालें इसको, ठीक है, चाहे BE हो, BSc हो, MSc हो, मतलब सब लोग ग्रेजुएट हैं। तो खुद समझिए आप सबका कंटेंट कौन सा बेस्ट है, पढ़िए। आप सब देखिए 25 प्रैक्टिस सेट में लगभग आप सबका 3000 से भी प्लस क्वेश्चन, वैसे 2500 तो यही हो गया, प्लस जो एक्सप्लेन बताते हैं बहुत सारा, ठीक है। तो 2500 तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप सबका तैयार होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।